हेलो भाई लोग, हेलो सबके सब, हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से है, खैरियत से है, बहुत मस्त है, स्वस्थ है, सेहतमंद है। आज मैं ऐसे हाल में हूँ, आज मैं बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हूँ, मैं सेहतमंद नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं अच्छे से नहीं हूँ, मैं खैरियत से नहीं हूँ। क्योंकि एक ऐसी फिल्म की अब मैं यहाँ चर्चा करूँगा जिसको देखने के बाद बवासीर हो गया मेरे को, एसिडिटी चढ़ गया है मेरे को, मेरा ऐसा हाल हो रखा है कि क्या बताए, कुछ बचा नहीं है, एकदम बुखार चढ़ गया है। पर क्या करे सरकार, इतना पैसा खर्चा करके हॉल में सिनेमा देखा है तो पूरा सिनेमा ख़त्म करने के बाद ही आना पड़ा। बीच रास्ते पे छोड़ के भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर बीच रास्ते पे छोड़ जाता तो यहाँ पे रिव्यू नहीं कर पाता, है कि नहीं। तो इसलिए आज मेरा सेहत बहुत ख़राब हो गया इस फिल्म को देखने के बाद। और ऊपर से इस फिल्म के जो डायरेक्टर है, बहुत कमाल के डायरेक्टर हुआ करते हैं। उनके टैलेंट की, उनकी डायरेक्शन की, उनकी एबिलिटीज़ की बहुत तारीफ़ होता है। आप सब भी मोर और लेस जानते हो इनको। और साउथ में तो इनका तो एकदम चांदी चांदी है, इनका बिजनेस तो एकदम चांदी चांदी है, ठीक है। इन्होंने 50 करोड़ लिए एज फीस। आपने बिल्कुल सही समझा, मैं तमिल फिल्म की बात कर रहा हूँ। और कौन सी तमिल फिल्म है आप सब जानते ही है। बहुत बड़े सुपरस्टार वहाँ मौजूद है, एक नहीं बहुत सारे सुपरस्टार्स मौजूद है, ठीक है। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर है उनका नाम है लोकेश कनगराज। बहुत पहलिया बुझाया, अब पहली बुझाना छोड़ के आते हैं अब रियलिटी में। तो मैं यहाँ कुली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टर है लोकेश कनगराज और इस फिल्म में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं रजनीकांत, साथ में श्रुति हासन, सत्याराज और भी कई बड़े बड़े नाम शामिल है। सोबिन शाहिर मलयालम इंडस्ट्री से, उपेंद्र कन्नाडा इंडस्ट्री से, तेलुगु इंडस्ट्री से अक्किनेनी नागार्जुना जो यहाँ पर मेन विलेन का किरदार निभाते हैं। और साथ में है आमिर खान का एक केमियो। उपेंद्र और आमिर खान इन दोनों का तो सिर्फ केमियो है, सोबिन शाहिर का एक फुल फ्लेजेड रोल है और नागार्जुना भी है एज साइमन। तो अब आता है कहानी में। तो यहाँ पर नरेशन शुरू होता है जहाँ पर साइमन जेवियर यानी नागार्जुना का ये जो इलीगल एक डॉकयार्ड है, इलीगल जो उनका डॉकयार्ड बिजनेस है, उनका जो इलीगल वो क्या करते हैं, सिंडिकेट कंपनी है, किंग पिन, वो क्या क्या इलीगल धंधे चलाते हैं, तरह तरह के मतलब चीज़ें बेचते हैं, जैसे कि गोल्ड वॉचेस, गोल्ड बिस्किट्स और क्या क्या है वो घड़ियाँ, एक्सपेंसिव घड़ियाँ और भी कई ऐसे चीज़ें वो इलीगली स्मगलिंग करते हैं, बेचा करते हैं। उनके अंडर बहुत सारी कूलीज काम करते हैं। उनके बिजनेस का डिस्क्रिप्शन हो रहा है एक साइड से, और दूसरी तरफ से एक ऐसा शख्स है, ठीक है, जो 30 सालों से शराब को हाथ नहीं लगाया, जो अपने अंडर एक बोर्डिंग हाउस चलाता है। मतलब यार रूल्स हॉस्टल की तरह है, लोगों को वहाँ पर पार्टी करना मना है, शराब पीना मना है, तरह तरह के स्ट्रिक्ट रूल्स है। लेकिन जब उसी इंसान को अचानक से जब अपनी दोस्त की मौत का खबर मिलता है, तब वो सब कुछ छोड़कर फ़ौरन चले आता है अपनी दोस्त की मौत का इन्वेस्टिगेशन करने, मौत का पता लगाने कि उसकी दोस्त का मौत कैसे हुआ वगैरह वगैरह। तो इन सब का पता करते करते साइमन जेवियर का इस किंग पिन में वो आ पहुंचता है। फिर हमें मालूम पड़ता है कि उसका दोस्त का कोई कनेक्शन था इस किंग पिन के साथ, और उस आदमी का भी एक अतीत जुड़ा है इस किंग पिन के साथ, इस डॉकयार्ड के साथ। तो अब उनका अतीत किस तरह से जुड़ा है और उनका दोस्त वो कैसे जुड़ गया साइमन जेवियर के साथ, कैसे मरा वगैरह वगैरह, अगर ये सब आपको जानना है तो आपको कृपया ये सिनेमा देखना पड़ेगा। तो देखिए, इस सिनेमा में पॉजिटिव पॉइंट्स जो है बहुत ही कम है। पॉजिटिव पॉइंट्स कुछ खास है नहीं कि मैं यहाँ आपको बताऊँ,
क्योंकि ये सिनेमा जो है बवासीर है, सिनेमा के नाम पर बवासीर है। तो बात ऐसा है कि लोकेश कनगराज ने बहुत सारे सुपरस्टार्स को इस फिल्म में ले लिया है, सुपरस्टार्स का पूरा दुकान खोल दिया पूरी फिल्म में। मतलब लोकेश ने एक सस्ता तरीका निकाला है अपनी फिल्मों को चलाने के लिए कि जितने भी सारे बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, सारे फिल्म इंडस्ट्रीज से बड़े बड़े सुपरस्टार को एक एक करके लूँगा अपने फिल्म में। उसके तहत क्या होगा, बहुत सस्ते, बहुत मतलब आसानी से मेरी फिल्म की प्रमोशन हो जाएगी, लोग देखने आ जाएंगे तरह तरह की इंडस्ट्रीज से मेरी फिल्म को। बाकी स्टोरी स्क्रीन प्ले भाड़ में जाए, हमको क्या है बे। ये है लोकेश कनगराज का सस्ता फॉर्मूलेटिक तरीका, ये उनका सस्ता फॉर्मूला है। एकदम सीधी बात है, ठीक है, बहुत सीधी बात है। मतलब मेन प्लॉट तो ये है कि यार रजनीकांत जो है वो रजनीकांत ही है, वो आदमी जिन्होंने 30 सालों से शराब को हाथ नहीं लगाया, बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी है। तो उनका दोस्त जो है सत्याराज, उनके मौत का वो खबर ले रहा है। तो उनका जो कहानी है वो है यहाँ का मेन प्लॉट, लेकिन उसके नीचे भी बहुत सारे सब प्लॉट्स लोकेश कनगराज ने बुनने की कोशिश करी। लेकिन ये जो मेन प्लॉट और सारे सब प्लॉट्स है ना, इन सब में कोई कॉमन रिदम या कोई कॉमन ट्यून नहीं है। तो जिसके तहत क्या हुआ कि पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस का पता लग रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एट लास्ट जो है कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। मतलब कोई भी प्लॉट या कोई भी मतलब चीज़ जो है ढंग से मतलब बन नहीं रहा है, ढंग से वो क्रिएट नहीं हो रहा है। मतलब मेन प्लॉट को जो ठीक तरह से बुनने के लिए जो वक्त चाहिए वो है नहीं, और सब प्लॉट्स पे ठीक तरह से बुनता नहीं है। कोई भी कहानी को बुनने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है ना, तो वो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। इस फिल्म का जो रनिंग लेंथ है 2 घंटा 50 मिनट का है। मतलब ये रनिंग लेंथ आपको 5 घंटे का बराबर लगेगा। आपको लगेगा जैसे 5 घंटे से आपको पकाया जा रहा है। इतना पका हुआ सिनेमा है, पकाएगा आपके दिमाग को। कोई भी कहानी ठीक से बन नहीं रहा है। और लोकेश कनगराज ने सारे सुपरस्टार्स को सिर्फ दिखाने के लिए लिया है, लोगों को चूना लगाने के लिए लिया, लिटरली लोगों को चूना लगाया। उपेंद्र ये जो आते हैं ना, उपेंद्र का कैरेक्टर सिनेमा के बहुत अंत में आते हैं। और आमिर खान का आप सबको मालूम था 10-15 मिनट का बस एक केमियो है, लेकिन वहाँ आमिर खान जिस तरह वो अपीयर होते हैं एक नेगेटिव रोल में, बहुत फेरोशियस रोल में, बाद में ये रजनीकांत के फैन बॉय बनने का काम कर रहे थे। मतलब इस फिल्म में लोकेश ने रजनीकांत की फैंस को सर्विस दिया है, फैन सर्विसिंग जिसको कहते हैं। रजनीकांत और उनके फैन सर्विसिंग किया लोकेश ने पूरी फिल्म में। और एक्चुअली ये फिल्म रजनीकांत के इंडस्ट्रियल करियर के 50 साल को कोमेमोरेट करते हैं। 50 साल हो गए रजनीकांत को फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए, तो उनका 50वां एनिवर्सरी फिल्म इंडस्ट्री में, उसको कोमेमोरेट करके इस फिल्म को डिज़ाइन किया गया है। मतलब पूरी तरह से ये रजनीकांत को ही दिमाग में रख के बनाया गया। मतलब यहाँ पे कहानी को फोकस उतना दिया नहीं गया, यहाँ सिर्फ रजनीकांत और उनके स्टारडम को ज़्यादा फोकस दिया गया है। अगर सीधी बात बताऊँ तो ये जो डायरेक्टर है लोकेश कनगराज, ये सुपरस्टार्स के हाथों बिककर सुपरस्टार्स के लिए बस फिल्म बना रहे हैं। आजकल यही उनका सस्ता तरीका बन गया। जब उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत करी थी विथ मानागरम और कैती, इन दोनों फिल्मों को देखिए, और इनके बाकी जो 3-4 फिल्में उनको देखिए, ज़मीन और आसमान का फ़र्क दिखेगा आपको क्वालिटी वाइज। जब उन्होंने मानागरम और कैथी बनाया था ना, तब स्टोरी स्क्रीन प्ले में बहुत ज़्यादा फोकस था, और मेन प्लॉट और सब प्लॉट्स ये सब मानागरम में भी था। लेकिन देखिए अब आपके मेन प्लॉट और सब प्लॉट्स कितना अच्छे तरीके से बुना था, कितना अच्छे तरीके से राइटिंग हुआ था इस फिल्म का। मतलब कितना जतन से, कितना प्यार से ये सारा प्लॉट, सब प्लॉट, सब कुछ लिखा था। और सारे कैरेक्टर्स
इनको बहुत स्पेस मिला था। सारे कैरेक्टर्स मानागरम के आज भी याद रह जाएगा, आज भी याद है। और कैथी में भी जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं आज भी याद है। उनका मतलब आखिरी ढंग का फिल्म अगर मुझसे पूछे तो वो था विक्रम। हाँ, उससे पहले एक घटिया फिल्म बनाया था मास्टर। तो सीधी बात कहूँ, जब से लोकेश विजय के साथ फिल्में बनाना शुरू किया ना, तब से इसका जो स्टाइल है, इसकी फिल्म मेकिंग जो है ना, पूरी तरह से कंप्रोमाइज़ हो गया। स्टोरी स्क्रीन प्ले पर ये पूरा ध्यान देते थे इससे पहले, जब वो किसी सुपरस्टार्स के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं था, जब किसी सुपरस्टार्स के साथ वो काम नहीं करते थे। जब से सुपरस्टार्स का हाथ लगा लोकेश को, तब से स्टोरी स्क्रीन प्ले पर ध्यान देना बिल्कुल भूल गए। और उसी तरह मास्टर बनी थी, वो भी एक ख़राब सिनेमा था, कोई ख़ास अच्छा फिल्म था नहीं। लेकिन विक्रम ये एक अच्छा फिल्म था, क्योंकि यहाँ पर जो मास और क्लास का जो एमलगमेशन था, ये बहुत अच्छे तरीके से था, बना था वहाँ पर। तो विक्रम मैंने पर्सनली हॉल में देखा था। कमल हासन का सिनेमा है, साथ में फहद फासिल, विजय सेतुपति जैसे एक्टर्स भी शामिल थे। तो ये लोकेश का वो आखिरी सिनेमा था जो अच्छा था। मतलब मानागरम और कैथी जैसा उतना ब्रिलियंट तो नहीं था, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा फिल्म था, क्योंकि यहाँ पर जो मास और क्लास, इन दोनों एलिमेंट्स का बहुत अच्छे तरीके से मिश्रण किया था लोकेश साहब ने। राइटिंग बहुत अच्छा हुआ था। उसके बाद जब उन्होंने लियो बनाई, फिर से वो मास्टर जैसा ही फिल्म बन गया। और अब ये जो कूली बना है ना, ये भी मतलब और भी घटिया। ये कूली लोकेश के करियर का सबसे घटिया फिल्म साबित होता है, सबसे घटिया। मास्टर और लियो से भी घटिया। मतलब जब आप कूली देखेंगे ना, तब आपको कुछ हद तक विक्रम का याद दिलाएगा, लोकेश का अपना फिल्म विक्रम। कुछ हद तक नेल्सन दिलीप कुमार के जेलर का आपको याद आएगा। और रजनीकांत का जो पुराना फिल्म था बादशाह, 95 में जो उनका ब्लॉकबस्टर फिल्म था बादशाह, या अमिताभ बच्चन का हम, इन दोनों फिल्मों का टेम्पलेट बिल्कुल सेम है। मतलब हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से थोड़ा सा इंस्पायर्ड है हम और बादशाह वाला टेम्पलेट। तो वो इंस्पिरेशन भी आपको दिखेगा। हम बादशाह वाला टेम्पलेट की इंस्पिरेशन, वो जेलर का इंस्पिरेशन जो नेल्सन दिलीप कुमार का सिनेमा था, या फिर लोकेश का जो अपना फिल्म था विक्रम, थोड़ा सा उसका इंस्पिरेशन भी आपको कूली में नज़र आएगा। लेकिन सच बात बताओ, कूली बहुत ही घटिया फिल्म बनी है। मेन प्लॉट, सब प्लॉट कुछ भी ठीक तरह से पकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म का जो लीड विलेन है अक्किनेनी नागार्जुना राव, कितने बड़े सुपरस्टार है। नागार्जुना का पूरी तरह से वेस्ट किया गया है। सोबिन शाहिर को अच्छा स्क्रीन टाइम मिलता है। ये एक कैरेक्टर है जो अपना 100% देते हैं फिल्म में। सोबिन शाहिर का परफॉर्मेंस ये अच्छा लगता है। मतलब उनको जितना स्कोप मिला उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन नागार्जुना उसको पूरा वेस्ट किया गया है। नागार्जुना एक्चुअली यहाँ पर मेन विलेन ये कहा गया है, लेकिन नागार्जुना से कई ज़्यादा मतलब स्पेस मिला सोबिन शाहिर को। नागार्जुना, उनको ज़्यादा स्पेस टाइम मिला ही नहीं है, उनको स्क्रीन में ज़्यादा टाइम मिला नहीं है, ज़्यादा स्पेस नहीं मिला नागार्जुना को। उनका ड्यूरेशन बहुत ही कम है इस फिल्म में। तो नागार्जुना ही वॉज कम्प्लीटली वेस्टेड। और आमिर खान, जिस तरह से ये शुरू होता है, उसके बाद ये उल्टा रजनीकांत का फैन बॉय बन जाते हैं। मतलब बस रजनीकांत को सेलिब्रेट करने के लिए आमिर खान आ गए। और उपेंद्र एकदम वेस्टेड केमियो है, कोई मतलब नहीं बनता, नो मीनिंग एट ऑल। मतलब क्या बताओ, नेल्सन ने कितना अच्छे तरीके से रजनीकांत को हैंडल किया था जेलर में। और ऊपर से उन्होंने मोहनलाल और कौन था वो, हाँ, शिवा राजकुमार, जैकी श्रॉफ, इनका केमियोज भी नेल्सन दिलीप कुमार ने बहुत अच्छे तरीके से नैरेटिव में डाला था, हैंडल किया था। आज भी जेलर देखने में अच्छा लगता है। लेकिन कूली में कुछ भी ऑर्गेनिकली हो नहीं रहा है, कुछ भी सही लगता नहीं है कूली में। ना प्लॉट, ना सब प्लॉट, और ना ये सारे कैरेक्टर्स। मतलब बस
लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने ये फिल्म बनाई है, पैसा हड़पने के लिए। लोकेश को इस फिल्म के लिए 50 करोड़ मिले और बहुत सारे लोगों के ऐसे मीम्स और ट्रोल्स आ रहे हैं कि 5 लाख लेने वाला लोकेश 50 करोड़ लेने वाला लोकेश से हज़ारों गुना बेहतर है। सच बात है, बिल्कुल सच बात है। ये 5 लाख जब लोकेश लेता था तब ये बहुत बढ़िया फिल्में लिखता था। जब से 50 करोड़ वाला लोकेश बना है ना, इसका मतलब स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले सब गया फाड़ में। सिर्फ सुपरस्टार्स को सर्विस दो, उनके फैंस को सर्विस दो और ऐसा सस्ता तरीके से पैसे गिनो, पैसे छापो, बस यही तरीका है उनका। तो बॉस, लोकेश ने अपनी सारी उम्मीद ख़त्म कर दी है। मतलब अगली बार से इस आदमी से, इस डायरेक्टर से कोई उम्मीद मैं रखूँगा नहीं, और इससे कोई उम्मीद रखना एकदम बेकार की बात है। तो बॉस, टिपिकल मतलब रजनी के टेम्पलेट को फॉलो करके बनाने की कोशिश करी है, लेकिन उस टेम्पलेट में भी ये फिल्म उतना अच्छा नहीं लगता। मतलब लोकेश से कई बेहतर तो या तो नेल्सन बनाते या तो एटली कुमारी बना देते। और रजनीकांत को जिस तरह से लोकेश ने यहाँ हैंडल किया है उसमें कोई नयापन नहीं है। मतलब रजनीकांत को जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है इस फिल्म में, उसमें भी कोई नयापन नहीं है। मतलब उस तरह से रजनीकांत को आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा है, कुछ भी नयापन आपको रजनीकांत के प्रेजेंटेशन में दिखेगा नहीं। ऐसे रूप में आपने रजनीकांत को बहुत सारी फिल्मों में ऑलरेडी देखा है। और लोकेश का भाई फ्लैशबैक्स के साथ एक अलग ही रिश्ता है। लियो में जब फ्लैशबैक की बात आई थी उसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था, तो यहाँ कूली में एक फ्लैशबैक लोकेश डालते हैं, वो फ्लैशबैक भी बहुत फोर्सफुली आता है इस फिल्म में। वो फ्लैशबैक एकदम बेकार था। और भी बहुत सारे बेकार पॉइंट्स हैं, जैसे कि इस फिल्म में जो गाने हैं ना, सब फोर्सफुली आता है। चाहे आप उस चिकिटू गाने का बात करें या आप मोनिका गाने की बात करें, सारे गाने फोर्सफुली आते हैं। ऑर्गेनिकली कुछ भी नहीं आता। ना रजनीकांत को अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया, ना गाने फोर्सफुली आते हैं, ना गाने ठीक तरह से आते हैं, फोर्सफुली सारे गाने आते हैं। और फ्लैशबैक भी बहुत फोर्सफुली डाला गया है। कुछ भी अच्छा नहीं है इस फिल्म में। तो बॉस, मेरा बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन इस फिल्म को देखकर। तो मैं आप सबसे पूछता हूँ कि आपका क्या रिएक्शन है, आपको कैसा लगा ये फिल्म? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये लंबी चौड़ी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो अगली बार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।